आज है शनिवार और आज हम फिर विशेष में उपस्थित हुए हैं। कुछ विशेष लेकर, कुछ बताने, कुछ बतियाने और कुछ साझा करने, कुछ जानकारी बढ़ाना है। और सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है, जिन्हें आप वोट करते हैं, जिन्हें आप जनप्रतिनिधि कहते हैं, उनके बारे में जानना जरूरी है, उनकी पॉलिटिक्स के बारे में जानना जरूरी है, उनकी राजनीतिक करियर के बारे में जानना जरूरी है। और यहां जो लिखा है वंश, यह भी जानना बेहद जरूरी है। बिहार की बात कर रहे हैं, जिसने देश की राजनीति को कई बार दिशा देने का काम किया। बिहार जो हमेशा देश की राजनीति का केंद्र रहा, और इस बार जब चुनावी अखाड़े में तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे को सियासी पटखनी देने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस सियासी लड़ाई में एक बार फिर परिवारवाद का मुद्दा जमकर उछाला जा रहा है, जिससे वंशवाद की सियासत एक बार फिर बिहार की राजनीति के केंद्र में आ खड़ी हुई है। कार्यक्रम की शुरुआत में हमको आपको बताया कि हम क्या दिखाने वाले हैं। विशेष कार्यक्रम है वंश, मेरा नाम है विवेक। वंश सीरीज में आज बात करेंगे बिहार के एक ऐसे राजनेता की जिन्हें बिहार में सियासत में राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है, और कहा यह भी जाता है कि उन्होंने हमेशा जीतने वाले घोड़े पर दांव लगाया, और इसी दांव में एक दिन उन्हें बिहार की सत्ता के शिखर पर लेकर जाकर बिठा दिया। देखिए रिपोर्ट। जितेंद्र मांझी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, जो हमेशा जीत के घोड़े पर रहे सवार, जिन्होंने हमेशा भांप ली सियासी लहर की बयार, जिन्हें कहा गया मौसम वैज्ञानिक ऑफ बिहार। कांग्रेस से राजनीतिक पदार्पण, जनता दल के रास्ते लालू से करीबी और फिर आरजेडी शासनकाल में मंत्री। 2005 में नीतीश से हाथ मिलाकर एक बार फिर मंत्री पद पर कब्जा, और फिर वो वक्त भी आया जब सुशासन बाबू के सबसे विश्वसनीय नेताओं में शामिल हुए, और वक्त का पहिया ऐसे घूमा कि जिस बिहार की सत्ता का ताज पहनने के लिए बड़े बड़े नेता जोड़ तोड़ की राजनीति करते थे, उसी ताज को नीतीश कुमार ने अपने ही हाथों से पहना दिया। आज वंश में बात करेंगे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की, जिनका जीवन भले मुफलिसी में बीता हो, जिन्होंने गरीबी को इतने करीब से देखा कि न तो तन ढकने के लिए हमेशा पूरा कपड़ा मिला, न ही पेट की आग बुझाने के लिए भरपेट खाना। हमारे पिताजी जिनके यहाँ काम करते थे, उनके यहाँ ही हम वाइस सर्वेंट के रूप में काम करते थे। उनको बहुत किया करते हैं, गाय चराना, खेलना, यही सब काम होता था। उन्हीं के काम हम करते रहते थे। मांझी का बचपन बेहद गरीबी में बीता। यही वजह थी कि जब वो बिहार की सत्ता के सिंहासन पर बैठे तो उम्मीद जगी कि जिन तकलीफों और परेशानियों को उन्होंने झेला है, जिन बुनियादी जरूरतों और शिक्षा का अभाव पूरे बिहार में, खासकर उस समाज में जिस जाति से वो खुद आते हैं, उसे दूर करेंगे। लेकिन अब इसे राजनीति का चरित्र ही कहेंगे या फिर मजबूरी कि बिहार और अपनी जाति का उन्होंने कितना भला किया, ये तो जग जाहिर है। लेकिन अपने बेटे को सत्ता के इतने करीब लाकर उन्होंने खड़ा कर दिया, जहां से लंबे संघर्ष और राजनीतिक अनुभव के बाद भी कई विधायक और नेता नहीं पहुंच पाते। कि परिवारवाद, वंशवाद उसको कहते हैं,
कि जो माँ के गोद में, पिता के गोद में खेल रहा हो, दुनिया से कोई मतलब नहीं हो, और बाई वर्च्यू ऑफ बीइंग बिग मैन अपना बेटा को, बेटी को, पुतोह को और सबको राजनीति में ले आता है, जीत जाता है, उसको परिवारवाद कहते हैं, उसको वंशवाद कहते हैं। हमारा नाम लेते हैं तो मैं कहता हूँ इसीलिए कि संतोष कुमार जो मेरा पुत्र है, वो जानते हैं यूनिसेफ में 10 वर्ष काम किया है। वो पोल पर चढ़ कर के स्टिकर साटता था और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर था औरंगाबाद का। लेकिन जब हम राजनीति में अकेला टाइप के पड़ गए तो उसको समझ में आया कि पापा अकेले हैं, हम राजनीति में उनको साथ दें। तो मैं तो मानता हूं कि हाँ, पिता ने एक पार्टी बनाई और पुत्र को एक जगह मिली, ये को बताने में कहाँ दिक्कत है। ठीक है, वो एमएलए थे, उनमें अपनी क्षमता थी, मेरिट थी, लेकिन चूँकि हम पार्टी के संस्थापक थे जीतन राम मांझी और उनके बेटे हैं संतोष मांझी, तो इसको एकोमोडेशन के तौर पर तो देखा जा सकता है कि जीतन राम मांझी की वजह से ही या उनकी पार्टी के वजह से ही संतोष मांझी को मंत्रिमंडल में जगह मिली। वैसे अब मेरिट की बात करें वो अलग पार्ट है। जीतन राम मांझी जेडीयू में रहते मुख्यमंत्री बने। जीतन राम मांझी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और जब जेडीयू से उनका रिश्ता टूटा तो उन्होंने किसी और पार्टी को ज्वाइन करने से बेहतर खुद की पार्टी बनाना समझा। और उनमें ये हिम्मत इसलिए आई क्योंकि कैबिनेट मंत्री रहते हुए भी बिहार की राजनीति में अननोन चेहरा रहने वाले मांझी को अब न सिर्फ बिहार बल्कि पूरा देश जानने लगा था। ये शेड्यूल कास्ट के कभी हितैषी नहीं रहे हैं। अगर शेड्यूल कास्ट के हितैषी रहते तो जीतन मांझी को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था, 9 महीना काम किया, 2 महीना 3 महीना इनके कहने पर काम किया था, तो बड़ी अच्छा है। आप लोग कह रहे थे कि रबर स्टैंप है, आप लोग कह रहे थे कि रिमोट से चलता है। जब हम अपना काम करने लगे तो इनको बड़ा बुरा लगा और हमको जबरदस्ती हटाए। हम कहते हैं, पूछना चाहते हैं, ज़्यादा नहीं पूछना चाहेंगे, समय लगेगा, कि जीतन मांझी उसमें निर्णय लिया, नारी सशक्तिकरण की बात होती है, प्रथम क्लास से लेकर के एमए क्लास तक किसी जात की लड़की हो, किसी समुदाय की लड़की हो, उसको हम एजुकेशन फ्री कर दिया था। क्या गलत हमने किया था? उनके नाम के साथ पूर्व मुख्यमंत्री लग चुका था और बिहार की मुसहर जाति के नेता के तौर पर वे खुद को स्थापित कर चुके थे। जीतन राम मांझी बिहार में दलितों के एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित हो चुके, लेकिन इस मुकाम को हासिल करने के लिए उन्होंने लंबा संघर्ष किया। जब वो पहली बार जीतकर बिहार विधानसभा पहुंचे थे तब उनका सियासी दायरा गया तक हुआ था, लेकिन आज जीतन राम मांझी की सियासी ताकत का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं, उन्होंने अपने सियासी रसूख के दम पर अपने बेटे को राजनीति में सेट कर दिया। जीतन राम मांझी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने राजनीति में हमेशा जीतने वाले घोड़े पर ही दांव लगाया है, और अगर उनके राजनीतिक करियर पर नजर डालें तो ये भी समझ आता है कि जीतन राम मांझी ने हमेशा उस नाव पर सवारी की जो सत्ता के किनारे तक पहुंचने में कामयाब रही, फिर चाहे वो कांग्रेस हो या आरजेडी, जेडीयू हो या फिर अब गठबंधन के दल। स्वाभाविक रूप से जहां उनको लगता है कि अब ये गाड़ी बहुत आगे नहीं बढ़ने वाली है या ये नाव बहुत आगे तक चलने वाली नहीं है, तो अपनी नाव बदलते रहे हैं। ठीक है, वो पतवार उनके हाथ में होती है, नहीं होती है, लेकिन नाव तो ये बदलते रहे हैं। और जो जीतने वाली पार्टी या वैसी पार्टी जहां लगता है कि अब सरकार इनकी बनेगी या ये जीत सकते हैं, तो मांझी अपनी निष्ठा समय समय पर बदलते रहे हैं, कभी एनडीए के साथ, कभी गठबंधन के साथ। अब पिछले लोकसभा चुनाव में ये गठबंधन के साथ खड़े थे, इस बार ये एनडीए के साथ खड़े हैं, तो निष्ठा तो इनकी बदलते रहती है। और स्वाभाविक है कि जीतने वाली पार्टी की समझ तो है कि कौन पार्टी मजबूत है, कौन पार्टी सत्ता में रह सकती है, कौन पार्टी जीत सकती है, तो इसके साथ इनकी निष्ठा तो बदलते रहती है। मुख्यमंत्री रहते जिस तरह से अपनी जाति की बात वो करते थे, ऐसा लगा पार्टी बनाने के बाद कम से कम वो उस समुदाय का तो भला जरूर करेंगे। लेकिन राजनीति का चरित्र ही ऐसा है कि पार्टी बनाने के बाद उन्होंने न सिर्फ पार्टी में परिवारवाद की राजनीति को आगे बढ़ाया, बल्कि अपने बेटे संतोष कुमार सुमन के सियासी करियर को सेट करने के लिए
बार्गेनिंग से लेकर गठबंधन तोड़ने तक की धमकी देने लगे। रही बात हमारी, तो हम शुरू से कह रहे हैं कि निर्दलीय एक विधायक हैं, उनको आप एक मंत्रालय देते रहे हैं, आज भी दिया। और हम 5 विधायक हैं, 4 एमएलए और 1 एमएलसी, तो हमको कम से कम 2 मंत्री जरूर चाहिए। तो इस लाइन पर हम बात किया है, माननीय मुख्यमंत्री से भी बात किया है, नित्यानंद राय जी से भी बात किया है, अमित शाह जी से भी, कि भाई हमको एक विभाग और आप दीजिए। लेकिन जीतन राम मांझी के अंदर बार्गेनिंग करने की ताकत कैसे आई और कैसे इन्होंने जीतने वाले घोड़े पर दांव लगाकर सियासी सीढ़ियां चढ़ बिहार के मुख्यमंत्री पद पर जा बैठे, इसे समझने के लिए सियासत के मांझी के राजनीतिक सफर को समझना भी जरूरी है। 1980 में कांग्रेस की टिकट पर गया के फतेहपुर से चुनाव जीते। 1985 में दोबारा कांग्रेस से जीतकर विधानसभा पहुंचे। 1990 में हार के बाद जनता दल का दामन थामा। 1996 में लालू प्रसाद के आरजेडी में शामिल हो गए। 1996 के उपचुनाव में बाराचट्टी से तीसरी बार विधायक बने। 2000 में चौथी बार आरजेडी के टिकट पर बाराचट्टी से जीते। 2005 में जेडीयू की टिकट पर बाराचट्टी से 5वीं बार चुनाव जीते। 2010 में जहानाबाद के मखदूमपुर से विधायक चुने गए। यानी कि 6 बार विधायक बनने के बाद साल 2013 में जब नीतीश कुमार ने बीजेपी की ओर से 2014 के आम चुनाव में तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट घोषित करने के विरोध में गठबंधन तोड़कर अलग चुनाव लड़ा, पर इस चुनाव में नीतीश कुमार को बड़ी हार का भी सामना करना पड़ा। ऐसे में उन्होंने हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तब उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद जीतन राम मांझी को ही अपनी कुर्सी पर बिठाया। जीतन राम मांझी को इस बात का अनुमान भी नहीं था कि नीतीश कुमार उन्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन अचानक मिले इस पद से वे काफी खुश थे। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले जीतन राम मांझी अलग अलग सरकारों में मंत्री रहे। उन्हें एक लंबा राजनीतिक अनुभव भी था। उनके राजनीतिक सफर को देखने के बाद ऐसा लगता है कि जिस तरीके से रामविलास पासवान केंद्र की राजनीति के मौसम वैज्ञानिक कहे जाते थे, ठीक उसी तरह जीतन राम मांझी बिहार की राजनीति के मौसम वैज्ञानिक बन चुके थे। जिस तरह से केंद्र की राजनीति में रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है, ठीक उसी तरह से जीतन राम मांझी को बिहार की सियासत का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है, क्योंकि मांझी हमेशा जीतने वाली पार्टी के साथ ही खड़े रहे और उनकी किस्मत कहिए या फिर सामाजिक समीकरण, उन्हें हर सरकार में मंत्री बनने का मौका भी मिला। 1983 में चंद्रशेखर सिंह के कैबिनेट में मंत्री बने। बिंदेश्वरी दुबे, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, जगन्नाथ मिश्रा की कैबिनेट में भी मिनिस्टर रहे। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की सरकार में भी मंत्री रहे। नीतीश कुमार की सरकार में भी मंत्री पद मिला। 2014 में नीतीश कुमार ने खुद मांझी को सीएम बनाया। जिस तरह से रामविलास पासवान के बारे में कहा जाता है कि केंद्र में जिसकी भी सरकार रहे, उनका एक पद हमेशा रिजर्व होता था, ठीक उसी तरह से बिहार सरकार में मांझी के लिए एक मंत्रालय हमेशा फिक्स रहा। निश्चित तौर पर जीतन राम मांझी को ये मुकाम कड़े संघर्ष के बाद ही हासिल हुआ, लेकिन सियासत की इस बुलंदी पर पहुंचने के बाद उन्होंने अपने बेटे को जिस तरह से राजनीति में एयरलिफ्ट कर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई, उससे भी वो परिवारवाद की राजनीति से अछूते नहीं रहे। लालू प्रसाद और रामविलास पासवान की तरह जीतन राम मांझी पर भी परिवारवाद के आरोप लगे, जब उन्होंने अपने बेटे को ही मंत्री बनवा दिया। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन बिहार सरकार में मंत्री हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में उनकी औपचारिक तौर पर एंट्री तब हुई जब जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी। संतोष राजनीति में इंटरेस्ट लेने लगे। हालांकि पिता जीतन राम मांझी 5 दशक से राजनीति कर रहे हैं, लिहाजा राजनीति संतोष सुमन के खून में ही था, और जब पिता
मुख्यमंत्री बने तो बेटा को भी सियासत में उज्जवल भविष्य दिखने लगा। अगर पिता मुख्यमंत्री हों तो आकांक्षा महत्वाकांक्षा तो बढ़ ही जाती है। और ऐसा नहीं है कि केवल संतोष मांझी के लिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी आकांक्षा अब आरजेडी में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके तेजस्वी और तेज प्रताप की आकांक्षा तो बढ़ी, वो उप मुख्यमंत्री तक पहुंच गए, तो फिर संतोष मांझी इसमें पीछे क्यों रहे? तो अगर मुख्यमंत्री बनने के बाद पुत्र में अगर ये महत्वाकांक्षा झलकती है तो मैं इसको स्वाभाविक मानता हूँ कि पिता अगर मुख्यमंत्री तक पहुँचे तो हम भी उस ऊंचाई को छू सकते हैं। तो संतोष मांझी की इस महत्वाकांक्षा को मैं स्वाभाविक रूप से देखता हूँ, इसलिए कि चूंकि पिता ने उस ऊंचाई को प्राप्त कर लिया। बिहार की राजनीति को समझने वाले भी इस बात को मानते हैं कि जीतन राम मांझी 2015 से ही बेटे को मंत्री बनाने की जुगाड़ में लग गए थे, लेकिन उनकी मजबूरी ये थी कि 2015 के चुनाव में महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी और उस वक्त मांझी तीसरे मोर्चे में शामिल थे। कहते हैं कि उस वक्त भी बीजेपी से उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी थी और अपने बेटे को सेट करने का मौका उन्हें तब मिला जब बिहार में महागठबंधन की सरकार गिर गई और 2017 में नीतीश कुमार बीजेपी से जा मिले। पहले से तो मंत्री थे कांग्रेस सरकार में, और अब नेचुरल है कि अब नई पीढ़ी को अपने परिवार में खड़ा करता है। उसको बढ़ाते हुए मांझी जी ने भी अपने सुपुत्र को आगे लाया और अवसर मिला तो मंत्री बनाए 2017 में। और फिर अभी तो इस बार क्यास लग रहा था कि अब देखिए उनका तो परिषद में भी पहले सदस्यता समाप्त हो गई थी, तो परिषद में मेमोरी मिल गई भाजपा के कोटे से। फिर 2 विभाग चाहते थे, बड़ा विभाग चाहते थे, तो विभाग भी मिल गया। अब इसके बाद परिवार में और भी दूसरी लाइन में है, समधिन भी उनकी एमएलए हैं। तो जो ये सवाल है तो हर दलों में और नेताओं के बीच में ये कोई होड़ दिख रही है। भले आज लोग परिवारवाद वंशवाद की बात करते हैं, लेकिन इससे कोई पार्टी अछूती नहीं है। तो जाइएगा कहीं नहीं, वंश अभी जारी है।